नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, अब आपका विद्यालय जो है ओपन हो चुका है, तो 9th 10th 11th और 12th के जो है क्लासेस चलने चालू हो गए हैं। तो अब मैक्सिमम बच्चे जो है अब स्कूल जाना स्टार्ट भी कर दिए होंगे आई थिंक। तो इस वजह से जो है थोड़ा सा आप लोगों के टाइम टेबल में भी एक दिक्कत आ रही है। तो कृपया करके आप सभी लोग कमेंट करके ये ज़रूर बता दें कि आपके विद्यालय का टाइम क्या है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग टाइम टेबल नया सेट करें, जिससे जो आप लोगों को वीडियो बिना निर्बाधित रूप से जो है आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है सारी चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। बस 2-3 दिन के लिए दिक्कत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो हम लोग पिछले वीडियो सेशन में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। तो वहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखा था, तो किस तरीके से 2 एक्सेप्शन भी आप लोगों ने देखा था, कॉपर का और क्रोमियम का। ठीक है, 24 एटॉमिक नंबर था किसका, क्रोमियम का, और 29 एटॉमिक नंबर था किसका, कॉपर का। ठीक है, तो 3D सीरीज हम लोगों ने देखा था। 3D सीरीज के एलिमेंट्स का हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था। हाँ, किसी बच्ची ने पूछा था कि सर ये SPDF क्या है। ठीक है, तो बेटा SPDF कुछ ज़्यादा नहीं है। SPDF क्या है, एक ऑर्बिटल है, कक्षक है। ठीक है, और SPDF का मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होगा। यूट्यूब पे तो शायद ही किसी टीचर ने किसी क्लासेस में बताया गया हो, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ SPDF का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, S का मतलब होता है शार्प, S का मतलब शार्प, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब डिफ्यूज्ड, और F का मतलब फंडामेंटल। तो जो आपके जो ऑर्बिटल होते हैं, जो कक्षक होते हैं, वो SPDF जो होते हैं, उसका मतलब जो उसका मीन्स होता है, उसका जो फुल फॉर्म होता है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। SPDF ये कक्षक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। जो खैर हमें उसका डिटेल नहीं पढ़ना है, तो जो बच्चे ने पूछा था इस वजह से मैंने बता दिया। और दूसरी ये चीज़, आप लोगों में से कुछ एक बच्चों ने कमेंट करके जो है बिल्कुल सही आंसर दिया था जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो उनको बहुत बहुत बधाई। भैया आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें, अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी हौसला बढ़ता है जब आप लोग मेहनत करके कमेंट करके रिप्लाई करते हैं जो मैं पूछता हूँ। बहुत ही अच्छा लगता है कि मानिए, लगता है कि मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ एक मैं इन्फॉर्मेशन भी देना चाह रहा था आप लोगों को। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं सोच रहा था आप लोगों का 1-2 टेस्ट हो जाए, जो चैप्टर हमने पढ़ा रखा है उसका 1-2 टेस्ट हो जाए। यदि आप लोग एग्री है कि टेस्ट हो जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए कि सर हाँ टेस्ट हो जाए। आप लोग कमेंट करिएगा हाँ सर टेस्ट हो जाए, तो हम जो है बहुत जल्दी ही आपका, अगर आप मैक्सिमम लोगों का रिस्पांस सही आता है कि हाँ सर टेस्ट हो जाए, भाई मूल्यांकन जरूरी है, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था। तो एक मूल्यांकन हो जाएगा, उसके माध्यम से हमें जो है आप लोगों का प्रोग्रेस का पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितना लेबर करना उसी हिसाब से मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में उसी हिसाब से आपके साथ जो है वर्क करूंगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो सेशन में हमें बात करना है जो डी ब्लॉक के तत्व हैं। आपके डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं आप लोग, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, और कहाँ इसको संक्रमण तत्व के साथ संक्रमण धातु भी बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, धातु होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण धातु बोलते हैं। ठीक है, तो उसका हमें क्या पढ़ना है, जनरल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इसके सामान्य गुण पढ़ने हैं। ठीक, किसके, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारा डी ब्लॉक का तत्व होता है, डी ब्लॉक के तत्व को भी मैंने बताया कि क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं, यानी कि जो है संक्रमण धातु बोलते हैं। तो चाहे यहाँ पे डी ब्लॉक का तत्व बोला जाए चाहे संक्रमण धातु बोला जाए, तो जितने भी संक्रमण धातुएं होती हैं, लगभग जितने उसमें तत्व होते हैं, सब क्या करते हैं, अभिधात्विक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब धात्विक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ को छोड़ करके, जैसे आपका कैडमियम हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं, मैंगनीज हो गया, ये सभी क्या करते हैं, अभिधात्विक गुण को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी जितने हैं वह अभिधात्विक गुण को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए
अच्छा, अभिधात्विक गुण कौन कौन से अभिधात्विक गुण है? तो ये जो है आपका तन्यता हो गया। क्या हो गया? तन्यता हो गया, वर्धनीयता हो गया, उच्च तनन सामर्थ्य हो गया, धात्विक चमक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता। तो ये सभी क्या है? ये तन्यता, वर्धनीयता, उच्च तनन सामर्थ्य, धात्विक चमक और उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता, ये सभी की सभी क्या है? ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज आपकी अभिधात्विक गुण है। ठीक है, ये सभी क्या है? आपके अभिधात्विक गुण है। ये कौन रिप्रेजेंट करता है? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, जो डी ब्लॉक के मेटल्स होते हैं, वह ये सारे गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ 3-4 एलिमेंट्स को छोड़ करके। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि कैडमियम हो गया, जिंक हो गया आपका, इसके अलावा जो आपका मैग्नीज हो गया। ठीक है, इन सभी को छोड़ करके बाकी जितने आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, संक्रमण धातुएं होती हैं, वो सारे कैरेक्टर को शो करते हैं। ठीक भैया, समझ में आई बात? चलिए, अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को वॉइस में हो सकता है डिस्टरबेंस मिल रहा हो, क्योंकि भैया आजकल जो है नवरात्र का समय चल रहा है, दुर्गा पूजा पंडाल लगा हुआ है। ठीक है, हर जगह, तो थोड़ा सा जो है आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। 2-3 दिन की बात है, 2 दिन की बात है। ठीक है, चलिए हम लोग अब जो है इसके डी ब्लॉक के जितने तत्व हैं, इनके भौतिक गुणों का चर्चा कर लेते हैं। किसकी चर्चा कर लेते हैं? भौतिक, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। देखिए, जितनी भी संक्रमण धातुएं होती हैं, वह सभी की सभी क्या होती हैं? अत्यंत ही कठोर होती हैं। मतलब जो है उसमें हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और अच्छा, जितनी ही हार्ड होंगी उतनी ही कम वाष्पशील होंगी। मतलब हार्डनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम वाष्पशीलता होगी। ठीक है, एक्सेप्ट देन किसको? आपके जिंक को, कैडमियम को और मैग्नीज को छोड़ करके। ठीक है, जिंक, कैडमियम और मैग्नीज को छोड़ करके जितने भी आपके डी ब्लॉक के मेटल्स होंगे, सभी के सभी क्या होंगे? सभी के सभी कम वाष्पशील होंगे और अधिक हार्ड होंगे। ठीक है, मोर हार्डनेस होगी और कम वाष्पशीलता होगी। बात समझ में भी है? इसके अलावा जो है इसका जो गलनांक होगा और क्वथनांक होगा। ठीक है, तो गलनांक और क्वथनांक की बात कर लेते हैं। तो गलनांक जो होगा वह हाई होगा और इसका क्वथनांक भी जो होगा वह हाई होगा। क्यों? क्योंकि अंतरा परमाणविक धात्विक बंध पाया जाता है। भाई, गलनांक का हाई होने का कारण क्या होता है? इसमें अंतरा परमाणविक धात्विक बंध पाया जाता है, इंट्रा एटॉमिक मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। जिसी कारण से क्या होता है, इसकी जो है गलनांक जो होते हैं वो क्या होते हैं? हाई होते हैं, थोड़ा सा उच्च होते हैं। बात समझ में आई? किसके? आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के। जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं आप। डी ब्लॉक मतलब मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 4D की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 5D की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि मैं संक्रमण धातुओं की बात कर रहा हूँ। बात समझ में भी है? चलिए, नेक्स्ट हम लोग इसका देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? भौतिक गुण के बाद देखते हैं हम इसका परमाणविक व आयनिक आकार देखते हैं। ठीक है, परमाणविक व आयनिक आकार देखते हैं। तो भैया जैसे 3D सीरीज की अगर आप बात करते हैं, या 4D सीरीज की बात करते हैं, या 5D सीरीज की बात करते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं। मतलब अगर 3D सीरीज की बात करते हैं तो 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम का होता है और 30 एटॉमिक नंबर किसका होता है? जिंक का होता है। आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों को पता है। इसी तरीके से अगर हम लोग 4D सीरीज की बात करते हैं तो याट्रिबियम जो है आपका पहला एलिमेंट है। ठीक, तो कह रहा है जैसे जैसे हम लोग बाएं से दाएं बढ़ते हैं, बाएं से कहां बढ़ेंगे भैया? बाएं से हम लोग कहां बढ़ेंगे? दाएं बढ़ेंगे। किसमें? सीरीज में। सीरीज का मतलब श्रेणी में। तो चाहे वो आपका 3D हो, चाहे 4D हो, चाहे 5D हो, ठीक है, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। मतलब डी ब्लॉक के सीरीज में हम लोग जैसे जैसे जो है दाएं से बाएं बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? हमारा परमाणु क्रमांक, तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होता है? बढ़ता जाता है। मतलब अगर हम लोग बाएं से दाएं कंटीन्यूअस वे में बढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक क्या होगा? बढ़ता जाएगा। अच्छा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो कोषों की संख्या क्या होती है? अभी तक आप लोग जब पिछले चैप्टर में पढ़े थे पी ब्लॉक में, तो हम लोग टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते थे।
टॉप टू बॉटम समूह में जब चलते थे तो समूह में क्या होता था, जब ऊपर से नीचे जाते थे तो हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ता था, साथ ही साथ कोषों की संख्या भी बढ़ती जाती थी। लेकिन यहाँ क्या है, सीरीज में जब हम लोग दाएं से बाएं चलते हैं तो कोषों की संख्या क्या रहती, स्थिर रहती है। कोषों की संख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है। यही वजह है कि जो आपका आयनिक त्रिज्या होता है उसका आकार क्रमशः क्या होता है, घटता जाता है। क्यों घटता जाता है, क्योंकि आंतरिक डी ऑर्बिटल जो होता है, आंतरिक डी कक्षक जो होता है वह पूरे तरीके से फिल्ड होता जाता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन उसमें बढ़ते जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो उसकी जो आयनिक त्रिज्या होगी या जो परमाणुविक त्रिज्या होगी उसके साथ भी होगा, वह भी घटती जाती है। ठीक, क्यों घटती जाती, अभी मैंने बताया कि बाएं से दाएं चलने पर, भाई बाएं से दाएं मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर आपका जो है बढ़ रहा है, लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। इस वजह से क्या होता है, आपका आयनिक त्रिज्या जो होती है वह घटती जाती है। और सेम प्रोसीजर होता है आपका परमाणुविक त्रिज्या के साथ, परमाणु आकार के साथ, तो वह भी घटता जाता है। ठीक है भैया, इतनी चीजें उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है आयनन एंथैल्पी, जिसे हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होता है, इसमें भी जब हम लोग श्रेणी में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, तो अभी बताया कि जब हम लोग किसी भी सीरीज में, चाहे 3D चाहे 4D चाहे 5D सीरीज में बाएं से दाएं चलेंगे तो क्या होगा, बाएं से दाएं चलने के बाद हमारा जो है परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। अच्छा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो नाभिकीय आवेश क्या होगा, यह भी बढ़ेगा। भाई नाभिकीय आवेश में क्या असर पड़ेगा, नाभिकीय आवेश भी जो है बढ़ेगा। इसीलिए क्या होता है, इसकी आयनन एंथैल्पी जो होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वह भी बढ़ती जाती है क्रमशः। ठीक है, कब, जब हम लोग सीरीज में बाएं से दाएं चलते हैं। ठीक, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा आयनन एंथैल्पी क्या होती है, बढ़ती है, और आयनन एंथैल्पी भी बढ़ती है, ठीक है भैया। तो ये आप लोग जो है इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका आप लोग जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था की। ठीक, तो ऑक्सीकरण अवस्था अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने ऑक्सीकरण अवस्था जो है पिछले लेक्चर में चर्चा किया था। ऑक्सीकरण अवस्था जो है इसकी चर्चा हम लोगों ने कहाँ किया था, पिछले वीडियो सेशन में किया था। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था आपका कंप्लीट है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है, चलिए दोस्तों, हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चुंबकीय गुण, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है भैया, जो भी कोई हमारा पदार्थ होता है, ठीक, कोई जो हमारा पदार्थ है उस पर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को प्रवाहित करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, किसी पदार्थ पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को प्रवाहित करते हैं या उपयोग करते हैं तो मैग्नेटिक जब फील्ड को प्रयोग करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को प्रयोग करेंगे, तो उसमें दो प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र जो है, दो प्रकार का चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। एक तो होता है प्रतिचुंबकीय, एक क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, दूसरा क्या होता है, अनुचुंबकीय, दूसरा क्या होता है, चुंबकीय। ठीक, कब ये होता है, जब हमारा कोई पदार्थ हो और उस पे हम क्या प्रवाहित करें, चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित करें। ठीक है भैया, तो बात समझ में आई। तो एक दो तरीके का हमारा जो है चुंबकीय बिहेवियर प्रदर्शित करेगा पदार्थ। एक करेगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। ठीक, अच्छा, अणुचुंबकीय क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। ठीक है,
जब हम किसी पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करते हैं तो दो प्रकार का चुंबकीय बिहेवियर प्रदर्शित करता है, चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। कौन कौन? एक का प्रतिचुंबकत्व, दूसरा अनुचुंबकत्व। ठीक है, बात समझ में? तो प्रतिचुंबकीय को हम लोग क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय क्या बोलते हैं? पैरामैग्नेटिक। तो आइए देखते हैं हमारा डायामैग्नेटिक क्या होता है, यानी कि प्रतिचुंबकीय क्या होता है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित किया जाता है। तो जो ऐसा पदार्थ कैसा हो? प्रतिचुंबकीय है। अगर मान लीजिए हम कोई एक पदार्थ ले रहे हैं, ये प्रतिचुंबकीय है, तो इसको जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा क्या किया जाएगा? दूर भेजा जाएगा। भाई हमारा ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है और ये हमारा कोई एक पदार्थ जो प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, अगर इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो ये प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब अपने से दूर भेजना होता है। क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब दूर भेजेगा। ठीक है, प्रतिचुंबकीय को अगर हम लोग किसी चुंबकीय क्षेत्र, जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है उसको किसी जो है चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण किया जाएगा। प्रतिकर्षण का मतलब उसको दूर भेजा जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट किया जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा, अगर हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ रहेगा और उसको किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाएंगे तो क्या होगा? जैसे हमारा मान लीजिए अनुचुंबकीय पदार्थ है, ये चुंबकीय क्षेत्र, अब यहाँ ले जाएंगे तो इसको आकर्षित किया जाता है, अपने तरफ खींचा जाता है एक फोर्स के साथ। ठीक है, मतलब अट्रैक्ट किया जाएगा। अगर हमारा पदार्थ अनुचुंबकीय है तो चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने के बाद उसको अट्रैक्ट किया जाएगा। अगर हमारा पदार्थ प्रतिचुंबकीय है तो उसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने के बाद दूर भेजा जाएगा, यानी प्रतिकर्षण किया जाएगा। अनुचुंबकीय होने के बाद आकर्षण होगा, प्रतिचुंबकीय होने के बाद प्रतिकर्षण होगा। प्रति जहां लग जाए तो वहां प्रतिकर्षण, अणु जहां लग जाए तो वहां पर आकर्षण होगा। बात समझ में? आकर्षण का मतलब कैसे? आकर्षण देखिए ऐसे समझिएगा, जैसे एक कभी कभी एक बात कही जाती है कि एक लड़की को देखकर लड़का आकर्षित हो गया, या लड़के को देखकर लड़की जो है आकर्षित हो गई। आकर्षित का मतलब उसकी तरफ खिंचाव बढ़ गया, उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ गया, उसका ध्यान उसकी तरफ गया। ठीक है, तो सेम प्रकार से जो है हम लोग जब आपको बता रहे हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ रहेगा, चुंबकीय क्षेत्र में ले जाएंगे तो उसको जो है दूर भेजा जाएगा, और अनुचुंबकीय पदार्थ रहेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? नजदीक लाया जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर कोई ऐसा पदार्थ हो जिसको चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने के बाद ज्यादा तेजी के साथ उसका जो आकर्षण हो, किसी चुंबकीय पदार्थ को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत ले जाते हैं तो बहुत तेजी के साथ यदि आकर्षण हो, मतलब बहुत तेजी के साथ सडनली होने लगे, उसको, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तो इस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थ। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय। इसको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक। FERROMAGNETIC, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। बात समझ में भैया? चलिए, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी है संकुलन का। क्या है? संकुलन। तो संकुलन क्या होता है? संकुलन यौगिक का निर्माण कैसे करते हैं? कब? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? संक्रमण तत्व अनेक संकुलन यौगिक का निर्माण करते हैं। जो भी हमारे जो संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वह क्या करते हैं? संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। संकुल यौगिक का निर्माण जो आप मोर डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, जब उपसहसंयोजी यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको इसका डिटेल बताया जाएगा। तो उसमें क्या होता है? जो संकुलन का जो मुख्य कारण होता है वह धातु के जो आयन होंगे उसका आकार छोटा होना होता है। तो संकुल यौगिक का जो निर्माण होता है उसका प्रमुख कारण दो तीन है। एक तो जो है धातु आयनों का छोटा आकार, ठीक है। दूसरा बंध बनाने के लिए वैकेंट डी ऑर्बिटल का होना, वैकेंट डी कक्षक का उपलब्ध होना, ठीक है। दूसरा क्या है? धातु आयनों का छोटा आकार। तथा तीसरा क्या है? धातु आयनों पर अधिक आवेश, ठीक है। धातु आयनों पर अधिक आवेश, अधिक आवेश, जितना ज्यादा आवेश रहेगा धातु आयनों पर, ठीक है, जितना छोटा आकार रहेगा धातु आयनों का और जितना ज्यादा डी ऑर्बिटल जो है वैकेंट रहेगा उतना ही संकुल यौगिक का ये लोग जो है निर्माण करते हैं, उतनी ज्यादा मात्रा में। बात समझ में? कौन? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब संकुल यौगिक कहते किसे हैं? तो देखिए ऐसे यौगिक
ऐसे यौगिक जिसमें धातु आयन निश्चित संख्या में ऋणायन या कह रहा है कि देखिए ऐसे यौगिक जिसमें धातु आयन कैसा होगा, जितने भी मेटेलिक आयन होते हैं सब पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, इसका मतलब धनावेशित होते हैं। तो धातु आयन कैसा होगा, धनावेशित। अगर जो आपका धातु आयन है वह निश्चित मात्रा में या तो ऋणायन से या तो जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, न्यूट्रल अणु से जो है क्रिया करता है, बंध बनाता है और फिर इससे जो है इसे क्या कहते हैं, संकुलन स्पीशीज बन जाता है और जो क्या करता है, खुद के अभिलाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से समझिएगा, जो आपके धातु आयन होंगे वह निश्चित मात्रा में चाहे ऋणायन या नेगेटिव आयन से या जो है न्यूट्रल अणु से, या न्यूट्रल अणु मतलब उदासीन अणु से जो है क्रिया करते हैं और इसके बाद बंध बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, बंध बनाकर संकुलन स्पीशीज बनाते हैं। क्या करते हैं, बंध बना के संकुलन स्पीशीज बनाते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक बोलते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, संकुल यौगिक बोलते हैं। तो जैसे कह रहा है जिसमें खुद के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, मतलब जिसका अब खुद का जो आपका जो संकुलन यौगिक बनेगा, संकुल यौगिक, उसका खुद का स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। ठीक, आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं संकुल यौगिक का। तो यहाँ पर दिया गया है FeCN का होल 6, FeCN का होल 6 -3, ठीक है, या ट्रिपल माइनस। FeCN का होल 6 ट्रिपल माइनस। एक तो ये हो गया, यानी कि जो है आयरन जो है +3 वाली पोजीशन में है, इसी वजह से इसको बैलेंस करने के लिए जो है -3 यहाँ पर लगाया गया है। ठीक, तो ये जो है फिक्स होता है, निश्चित मात्रा में होता है। दूसरा है FeCN का होल 4 -4। ठीक, तीसरा हमारा संकुल यौगिक का उदाहरण है PtCl4 डबल माइनस, PtCl4 डबल माइनस। इसके पहले थे आपने पढ़ा FeCN का होल 4 माइनस। ठीक, अच्छा यहाँ पर आपका था FeCN का होल 6 ट्रिपल माइनस था। नेक्स्ट आपका है अगला एग्जांपल CuNH3 का होल 4 +2। ठीक है, तो ये सभी क्या है, आपके संकुल यौगिक के उदाहरण हैं। ठीक है भैया, तो उम्मीद करते हैं इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार भैया इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक, चलिए भैया हम लोग कुछ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी उत्प्रेरकीय गुण। इसमें क्या होता है, संक्रमण धातु एवं इसके यौगिक उत्प्रेरकीय सक्रियता के कारण क्या हो, सक्रियता के लिए क्या होता है, ये लोग फेमलायर होते हैं, जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो संक्रमण धातु एवं इसके जितने भी उत्प्रेरकीय जो यौगिक होते हैं वह क्या करते हैं, उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए फेमलायर होते हैं, जाने जाते हैं। ठीक, तो यह गुण उनका परिवर्तनशील संयोजकता, मतलब जो इसका वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उसके कारण तथा साथ ही साथ संकुल यौगिक के निर्माण के कारण होते हैं। तो जो आपके जो है संक्रमण धातु इसके यौगिक होते हैं, उत्प्रेरकीय सक्रियता जो प्रदर्शित करते हैं, यह उत्प्रेरकीय सक्रियता सिर्फ और सिर्फ संकुल यौगिक के निर्माण और वेरिएबल जो वैलेंसी के कारण या जो है परिवर्तनशील संयोजकता के कारण जी होती है। ठीक है, तो परिवर्तनशील संयोजकता और संकुलन यौगिक के निर्माण के कारण ये जो आपके चाहे जो है संक्रमण धातुएं हो या उसके यौगिक हो, यह उत्प्रेरकीय सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई भैया? चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रॉपर्टी है अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, एक बार जो है सिर्फ आपके एग्जाम में इस पर टिप्पणी पूछी गई है। ठीक है, तो क्या है, जब संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु, छोटे आकार वाले मतलब जिसका साइज क्या हो, छोटा हो। ठीक है, तो ऐसे संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक के भीतर छोटे आकार वाले परमाणु, जैसे कह रहा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन जो है संपाशित हो जाए, इसका मतलब उसी में जो है एडजस्ट हो जाए, तो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण हो जाता है। तो जो साधारणतः जो ये अंतराकाशी यौगिक होते हैं वो नॉन स्टोकियोमेट्रिक होते हैं और ना है तो ये जो है
जो आयनी होते मतलब कहने का मतलब जो ये आयनिक नहीं होते हैं, और साथ ही साथ जो है ये संयोजी भी नहीं होते हैं। कौन? जो आपके जो है अंतराकाशी यौगिक होते हैं। ठीक है, ये अंतराकाशी यौगिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक होते हैं, ना तो आयनिक होते हैं ना तो सहसंयोजी होते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आपको दिया गया Mn4n, Fe3H और TiC। ठीक है, तो आप लोग एक बार भी इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका बचता है मिश्र धातुओं का निर्माण। ठीक है, अगला आपका क्या है? मिश्र धातुओं का निर्माण। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए भैया, हमारा नेक्स्ट है मिश्र धातु का निर्माण। तो धातुओं को मिश्रित करने से मिक्सचर करने से जो है हमें मिश्र धातु की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। ठीक, तो धातुओं के मिक्सचर से हमें मिश्र धातु की प्राप्ति होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एलॉय। ठीक, अच्छा, जो ये होते हैं मिश्र धातु, यह क्या होते हैं? समांगी ठोस विलयन होते हैं। समांगी का मतलब सेम। ठीक है, तो समांगी ठोस विलयन होते कौन? आपके जो है मिश्र धातु। अच्छा, मिश्र धातु का निर्माण कैसे होता है? उन परमाणुओं से होता है जिसकी धात्विक त्रिज्या में जो होता है कम से कम 15% का डिफरेंस हो। ठीक है, मतलब जो इसके धात्विक त्रिज्या होंगे उसमें जो है अत्यधिक अंतर होता है। कितना अंतर? कम से कम 15% का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है आपके मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। अच्छा, जितने भी मिश्र धातु होते हैं वह सभी की सभी कठोर होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, और जो होता है सबसे फेमस जो है, जो सबसे प्रसिद्ध मिश्र धातु है वह क्या है? फेरस है। फेरस जो है सबसे प्रसिद्ध मिश्र धातु है। अच्छा, अगला पॉइंट है क्रोमियम, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज और टंगस्टन का उपयोग जो होता है वो हम लोग कहाँ करते हैं? स्टील तथा स्टेनलेस स्टील के निर्माण में करते हैं। किसका किसका? अभी आपने पढ़ा क्रोमियम, वेनेडियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज और टंगस्टन का उपयोग किस में किया जाता है? स्टील बनाने में और स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो स्टील और स्टेनलेस स्टील के बर्तन का उपयोग आप लोग जो है खाना वाना बनाने में करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक नोट आप लोग लिख लीजिएगा, जो आपका असंक्रमण होता है और संक्रमण धातु होता है, मतलब असंक्रमण धातु और संक्रमण धातु मिल करके क्या करते हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। इससे जो मिश्र धातु प्राप्त होता है उसका इंडस्ट्रियल यूज होता है, उसका इंडस्ट्रियल ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो कौन सा इंपॉर्टेंस होता है? एक तो आपका कांसा बनता है, दूसरा आपका पीतल बनता है। ठीक है, तो जो है असंक्रमण धातु और संक्रमण धातु के मिक्सचर से जो आपका एलॉय बनता है उसका इंडस्ट्रियल यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसका एग्जाम्पल आप लोगों का कांसा है। कांसा के अलावा जो है दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? पीतल है। तो पीतल देखिएगा कापर और जिंक के मिलने से बनता है, वहीं पर कांसा जो होता है कापर और टिन के मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये जो आपको लिखा गया है ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों आप लोग एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मार लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा मिश्र धातु या मिश्र धातु टिन है, सॉरी कांसा है। ठीक है, और आपको जो है विकल्प दे दिया जाएगा कापर टिन, कापर जिंक, कापर लेड, ठीक है, कापर आयरन, इस तरीके से 4 विकल्प दे दिया जाएगा। तो आपको सही कौन सा मारना है? कापर टिन का मारना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपका जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपीटीयू के एग्जाम में पूछा गया है, और इसके अलावा जो है आपका विभिन्न सारे एंट्रेंस एग्जामों में भी पूछा गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस नोट को आप लोग टिक मार लीजिएगा। ठीक है, तो इसका एक बार भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो भैया कैसा लगा आप सभी लोगों को ये वीडियो? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ ये ज़रूर बताएं कि जो मैंने आपसे पूछा है कि यदि आप लोग एग्री हैं कि टेस्ट ले लिया जाए, जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए हाँ सर ले लिया जाए। तो जल्दी ही मैं आप लोगों का एक टेस्ट सोच रहा हूँ ले लूँ, अगर आप लोग एग्री हों तो। ठीक है, थैंक यू।